हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज के वीडियो में हम सीखेंगे संख्या पद्धति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनको किस तरह हल किया जाता है। यहाँ आप लोगों के समक्ष इस ग्रीन बोर्ड पे कुल 6 प्रश्न लिखे हुए हैं। इन 6 प्रश्नों के माध्यम से हम इन 6 तरह के प्रश्नों को हल करना ही नहीं सीखेंगे। देखिए, आप लोगों के पास कई प्रकाशन के पुस्तक रखे होंगे आप लोग, कोई लुसेंट का, कोई नवबोध का, कोई अजय माला का। तो सब में बहुत टाइप के प्रश्न दिए रहते हैं। क्यों दिए रहते हैं? तो हमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न बस हल करना नहीं सीखना है। दरअसल उसमें जो अवधारणा रहता है, हर प्रश्न में एक अलग अलग अवधारणा होता है, उस अवधारणा को सीखना रहता है। और उस अवधारणा को समझ गए तो फिर किसी भी तरह से प्रश्न पूछे आप उसको बना सकते हो। ठीक है, तो हमें ऐसा ही प्रश्न आएगा, किसी पुस्तक में छपा है वैसा ही प्रश्न आएगा, ऐसे समझकर नहीं चलना है। हमें उसमें क्या सिखाया गया है, किसी भी प्रश्न में, किसी भी पाठ में, किसी भी टॉपिक में क्या सीखना है, क्या सिखाया गया है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, तो मैं इन 6 प्रश्नों के माध्यम से 6 अलग अलग अवधारणाओं के बारे में बताऊंगा, जिनको आपको समझना है और उसको मैं यहाँ समझाऊंगा। और आगे चल के क्या करना है, उस टाइप का कोई भी प्रश्न पूछे उस अवधारणा से संबंधित तो उसको आप लोग बना सको। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। उसके बाद आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न देखिए, लिखा है 5,97,523 में 7 के स्थानीय मान और आंकिक, या उसी को बोला जाता है आंकिक को ही जाति मान में अंतर। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर एक संख्या दिया है 5,97,523। ये क्या है? हमारा एक संख्या है। हम यहाँ इस प्रश्न से क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं ये भी मैं साथ ही साथ बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर जो कॉमा लगाए हैं, ठीक है, ये भारतीय संख्या पद्धति पर आधारित कॉमा लगा है, यानी ये जो अल्पविराम लगा है। भारतीय संख्या पद्धति में कैसे कॉमा यानी अल्पविराम लगाते हैं? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद, उसके बाद हर दो अंकों के बाद, हर दो अंकों के बाद लगाते हैं। 2 अंक हजार में होता है, 2 अंक लाख में होता है, 2 अंक करोड़, 2 अंक अरब, 2 अंक खरब, ऐसे करके हर दो अंकों के बाद ये कॉमा लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा संख्या पद्धति है वो क्या पद्धति कहलाता है? दाशमिक पद्धति, दाशमिक प्रणाली या दाशमिक पद्धति कहलाता है। इसलिए इसमें सब चीज 10 तक होता है। जैसे 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। हर बार 10 के बाद जो स्थान है उसका नाम बदल जाता है। यही केवल ये सैकड़ा, यही बस एक एक स्थान का होता है। इकाई का नाम, इकाई में एक ही अंक होता है, दहाई में भी एक ही अंक होता है, सैकड़ा में भी एक ही अंक लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ से देखोगे 1000, लाख, करोड़, अरब, तो सब में 2 अंक लिखने का स्थान होता है। ठीक, तो पहला चीज क्या सीखे हम इस प्रश्न से कि भारतीय संख्या पद्धति में सैकड़ा के बाद बाएं तरफ 2 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है, या कहें कि अल्पविराम लगाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में क्या लिखा? 7 के स्थानीय मान। 7 के स्थानीय मान व आंकिक मान, और उसी को बोला जाता है जातीय मान। तो यहाँ दूसरा चीज क्या सीखा हमने कि आंकिक मान को ही जाति मान भी कहा जाता है। आंकिक मान को ही जाति मान कहा जाता है, ये चीज सीखा। दूसरा चीज क्या सीखेंगे आप कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेस वैल्यू। प्लेस माने स्थान, वैल्यू माने मान। तो देखो, कोई भी अंक, ये सब अंक है, और जो जिस स्थान पे रहेंगे उसके आधार पे उसका मान होता है।
उदाहरण के लिए जैसे समझे, यहां देखिए रहने को सभी क्या है, इसमें 5 ही है, सभी अंक 5-5 अंक है, और जो अंक लिखा है वही उसका क्या होता है, जाति मान या आंकिक मान। ये कौन सा अंक है, तो 5 है, तो इसका आंकिक मान भी 5 ही होगा, जाति मान भी कहें तो 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि जाति मान और आंकिक मान दोनों एक ही है, ये पहले बता दिया मैं। अब आते हैं स्थानीय मान पे, यहां से हम समझते हैं। देखो आंकिक मान तो सबका 5 ही है, लेकिन ये इकाई में है ये 5, ये दहाई में है, ये सैकड़ा में है, और एक इसमें है हजार में है। तो ये इकाई में होने के कारण, ये 5 इकाई में होने के कारण इसका मान 5 ही होगा। इकाई में है तो स्थानीय मान 5 होगा। अब ये दहाई में ये 5 है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये 5 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ ये हो जाएगा 50। 5 दहाई मतलब 50। अब यही देखो 5 ये भी है, लेकिन सैकड़ा में होने के कारण ये कितना हो जाएगा, 5, और इधर को शून्य कर दो, कितना हो गया 500। 5 सैकड़ा, 5 सैकड़ा माने क्या होता है जी, 500। तो ये इस 5 का स्थानीय मान 500 होगा, क्योंकि ये सैकड़ा वाला स्थान में है। अब यहां देखें ये हजार में है ये 5, तो 5000, हजार वाले स्थान में है इसलिए 5000 बोलेंगे। और इस तरह अगर किसी का स्थानीय मान निकालते हैं तो जहां पर है जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको लिख दो, उसके बगल में कितना अंक है और कितना स्थान है, 3 स्थान है हजार के बगल में, एक दहाई सैकड़ा है, दहाई है, इकाई है, तो 3 शून्य क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो इस प्रश्न से हम अब क्या क्या सीखे, देखिए आंकिक मान और जाति मान दोनों एक ही होता है ये सीखे, और कोई भी अंक जिस स्थान पर होता है उतना ही उसका क्या होता है, स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होता है। तो देख लीजिए अब यहाँ पर आगे हम इस प्रश्न में आते हैं, प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए पूछा है प्रश्न में 7 के स्थानीय मान और आंकिक मान में अंतर माने होता है घटाना, कम ज़्यादा किसी भी दो संख्या में। मान लीजिए ऐसा दो संख्या है 5 व 3, तो इसमें 2 चीज़ हो सकता है। पहला कहें कि 5 3 से कितना अधिक है, 5 3 से कितना अधिक है कहेंगे तो भी हम तब क्या करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो पता चलेगा कि 2 ज़्यादा है। तो 5 3 से 2 अधिक है। इसी प्रश्न को ऐसा भी पूछ सकते हैं, 3 5 से कितना कम है, 3 5 से कितना कम है, तो भी कैसे करोगे, 5 में से 3 घटाओगे, अब इस तरह उत्तर आएगा 2। तो इसका मतलब हुआ कि 3 5 से 2 कम है, ठीक। तो इस तरह किसी भी प्रश्न में कितना कम है कितना ज़्यादा है, ठीक है, कितना कम है या कोई संख्या किसी से कितना ज़्यादा है, ये प्रश्न आए तो क्या कर रहे हैं, देखिए हमेशा बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाते हैं और जो उत्तर प्राप्त होता है उतना ही कम या अधिक होता है वह संख्या, ठीक। तो ये चीज़ जाने कम या अधिक। अब यहाँ हम क्या जानने वाले हैं, इस 7 के बारे में। तो अभी बताया मैंने किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है, तो क्या किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान निकालना है तो उसके नीचे में लिख दो। 7 का स्थानीय मान निकालना है, 7 होगा, इसके बगल में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, इसका मतलब इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 7000 हो गया। 7 का स्थानीय मान 7000। ऐसे भी कह सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में 7 लिखा है यानी 7000 लिखा है तो 7000 स्थानीय मान होगा। अगर 9 का पूछता तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 में है तो 10,000 में है तो 10,000 और 9 यानी कि 10,000 की जगह में 9 लिखा है तो 10 ने क्या होगा जी, 90,000, 10 निया 90,000 स्थानीय मान होगा। तो हमें प्रश्न में यहाँ पूछा गया है 7 का स्थानीय मान, तो एकदम सरल है, 7 को लिख दो, 7 के बाद कितने अंक है, 0, ये हो गया स्थानीय मान। अब स्थानीय मान के बाद क्या पूछा, जाति मान। अभी बताया 7 जो जितना अंक है 7 को 7 ही बोलेंगे तो आंकिक मान क्या होगा, 7 होगा। अब इसका अंतर माने क्या होता है, घटाना। तो चलिए घटाते हैं।
अब देखो कैसे घटाया जाता है, शून्य में 7 घटेगा, नहीं घटेगा, तो इससे भी नहीं। तो ये क्या करेगा, इसको देगा 1, यानी कि 7000 में से 1000 को चिल्हर करवाए तो क्या बन गया, 10 सैकड़ा बन गया। अब 10 सैकड़ा में से 1 सैकड़ा को चिल्हर, 10 सैकड़ा में से 1 सैकड़ा चिल्हर करवाएंगे तो कितना बन गया, 10 दहाई बन गया। अब 10 दहाई में से 1 दहाई को चिल्हर करेंगे तो 10 इकाई बनेगा, 1 कम हो गया तो 10 इकाई में 7 गया 3। अब ये कितना बचा है, 9 9 6। ठीक, इस तरह अंतर कितना आया, 6993। तो यही क्या है, आंसर है। ये 7 क्या है, आंकिक मान है। 7 क्या है, आंकिक मान है। प्रश्न में लिखा है ना 5,97,523 में 7 के स्थानीय मान और आंकिक या जाति मान में अंतर। तो क्या समझे हमने, 7 का स्थानीय मान लिखेंगे और आंकिक मान माने 7 ही होगा। किसी भी संख्या का आंकिक मान उतना ही होता है। जैसे यहाँ इसका स्थानीय मान 90,000 हो जाएगा, आंकिक मान 9 ही होगा। सबका आंकिक मान जो लिखा है, जो अंक लिखा है वही होता है। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न हमारा हो गया, समझ गए होंगे। ठीक है, अंतर माने घटाना रहता है। ठीक, इस तरह हो गया पहला प्रश्न हमारा। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। भाग के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान में 8 भाजक ले लिया और उत्तर 15 प्राप्त किया। सही उत्तर क्या होगा? अब देखिए समझिए, ये है एक भाग का चिन्ह। क्या लिखा है? भाजक। देखो यहाँ क्या होता है, इस तरफ यहाँ लिखते हैं भाजक को, ऊपर लिखा रहता हूँ, ये भाजक यहाँ लिखते हैं। यहाँ क्या लिखा जाता है, इस चिन्ह के बीच में भाज्य, और यहाँ लिखते हैं भागफल। ठीक, और जो बच जाता है नीचे वो उसको बोला जाता है शेषफल। समझ आ गया? अब देखिए प्रश्न को समझते हैं। तो भाग का ये प्रश्न है, इसमें किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पर 8 भाजक ले लिया। तो भाजक यहाँ रखते हैं, तो यहाँ 8 उसने लिख दिया। लिखना था 3, लिखना था क्या 3, लेकिन 8 लिख दिया, तो 8 तो लिखा गया और उत्तर 15 प्राप्त किया। अब यहाँ कितना प्राप्त किया? 15 प्राप्त किया। 8 भाजक लिया, उत्तर मिला 15। अब ये प्रश्न में दिया है क्या, सही उत्तर क्या होगा, ये हमको पता है क्या? नहीं पता। तो ये क्या है वास्तव में, भाज्य। ये भाजक और भागफल तो दिया है, तो क्या हम भाजक और भागफल से भाज्य प्राप्त कर सकते हैं, यही जानना है। तो देखिए आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। ठीक है, ये मान लो 6 है और इसको 2 से भाग करते हैं। 6 है भाज्य और 2 से भाग करते हैं तो क्या मिलेगा? देखो 2 तिया 6, शेषफल क्या आया? 0 आया। शेषफल क्या आया? 0 आया। अब देखो मुझे इस 2 और 3 के बीच में क्या संक्रिया करें तो ये 6 प्राप्त होगा। स्वाभाविक सी बात है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होता है, 6 तो मिलेगा नहीं, घटाएंगे तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 3 का अगर गुणा करें, 2 और 3 का गुणा करें तो देखो 2 तिया 6 होता है, जो कि इतना बराबर है। ठीक, तो मतलब क्या समझे कि भाजक और भागफल का गुणा करने से, भाजक और भागफल का गुणा करने से ये भाज्य प्राप्त होता है। ठीक, कब? जब शेषफल 0 रहेगा तभी। शेषफल में अगर 0 को छोड़कर कोई धनात्मक संख्या है तब की स्थिति में इनका गुणा करने पर प्राप्त नहीं होता, फिर गुणनफल में शेषफल जोड़ना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पहले जाने कि ये भाजक और भागफल का गुणा करने पर ये भाज्य प्राप्त होता है। तो जब हमें भाजक दिया है और भागफल भी दिया है तो इसको तो जान सकते हैं ना, इसको तो जान ही सकते हैं। तो क्या होगा, देखो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे क्या होगा 120, मतलब यहाँ वास्तव में 120 था। अब प्रश्न में पूछा है सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर किसको बोलेंगे? जब वो 3 लिखा होता, जब वो 3 लिखा रहता भाजक के स्थान पर तो सही उत्तर प्राप्त करता। हम भी कभी कभी प्रश्न बनाते समय गलती से अंक को आगे पीछे दूसरा लिख डालते हैं तो उत्तर गलत आ जाता है ना। तो सही उत्तर कब आता? जो सही प्रश्न, सही संख्या लिखते तब सही उत्तर आता। तो वास्तव में सही संख्या क्या था? 3 था। अब ये यहाँ से पता चल गया कि वास्तव में भाज्य कितना था। तो देखो 3 चौक 12,
अब 3 शून्यम शून्य, इस तरह 3 चौक 12, अब शून्य उतारेंगे तो 3 शून्यम शून्य, कितना उत्तर आया 40। ठीक, कितना उत्तर आया 40। तो इस तरह सही उत्तर होगा 40। ठीक, इस प्रश्न में हमने क्या जाना सर, पहला चीज जो सीखे उसको ध्यान देना कि भाजक और भागफल का गुणा करने पर हमको भाज्य प्राप्त होता है, ये चीज सीखे। ठीक है, दूसरा चीज क्या चीज सीखे कि अगर गलती से भाजक के स्थान में कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं तो पहले जो संख्या ले लिए अब भागफल है उसका गुणा करके हमें भाज्य प्राप्त करना है, क्योंकि जब तक भाज्य प्राप्त नहीं करेंगे उस किस संख्या से भाग देंगे, माने जो भी संख्या दिया है हमारा भाजक उससे भाग देने पर कितना मिलेगा ये तो जान ही नहीं सकते। तो भाज्य प्राप्त करना जरूरी था, तो हमने यहाँ से भाज्य प्राप्त किया और जिस सही संख्या से भाग देना था उससे भाग दे दिए, उत्तर जो भागफल मिला वही क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं ये जाना। दूसरा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल, अगर शेष फल दिया हो तो उसको जोड़ा जाता है। चलिए आप लोग लिख लीजिए, एक सूत्र आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। जैसे लिखा है छोटा सा उदाहरण ये, तो 2 तिया कितना होगा 6, शेषफल आया 1। अब देखिए ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। कैसे होता है देखिए, भाज्य कितना है हमारा 7 है, भाजक कितना है 2, भागफल 3 और शेषफल 1। हल करके देखिए 2 तिया 6, क्योंकि गुणा पहले होता है धन बाद में, इस तरह 6 1 7 आया। तो इस तरह भाज्य अगर प्राप्त करना है, किसी प्रश्न में भाज्य नहीं दिया है तो भाजक और भागफल और शेषफल दिया है तो भाजक और भागफल का गुणा करेंगे और शेषफल को उसमें जोड़ देंगे तो हमें इस तरह भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो ये भाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसको अभी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है देखिए, 15,000 1600 और 13 दहाई बराबर है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमको वास्तव में जोड़ना है। अब ये क्या है, यहाँ देखो शब्दों में लिखा है, अब इसको संख्या में बदलेंगे। तो 15,000 कैसे लिखते हैं जी, 15 लिख के 1000 माने 3 ठो शून्य। 1000 जब भी लिखा है किसी संख्या के सामने शब्दों में, उसका 1000 का मतलब होता है 3 शून्य लगाना है उसमें। 1600 लिखना है, 100 मतलब कितना शून्य, 2 शून्य। आप 16 को यहाँ लिख दो, हो गया। ठीक, 13 दहाई लिखना है, दहाई में कितना शून्य होता है, 1 शून्य। अब 13 यहाँ लिख दो, ये हो गया। अब इसी को हमको योग करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी प्रश्न आएगा संख्या के सामने ये 1000 100 दहाई या लाख ये शब्दों में लिखा है तो हमको बस जानना है कि उसके बाद कितने शून्य होता है। लाख में 5 शून्य, 1000 में 3 शून्य, इस तरह से जानना है। ठीक है, अब चलिए जोड़ते हैं। तो शून्य को शून्य, 3 का 3, 6 1 7, 5 1 6, इस तरह 3 अंकों के बाद अल्प विराम 16,730। तो ये इसका ये आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब अगला चलते हैं, अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है, किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान एवं जाति मान सदैव समान रहता है। देखिए उसमें 4 ऑप्शन है, एक शून्य है, दूसरा है 2 और तीसरा है 1 और हमारा चौथा है 4। इस तरह से इस प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं। अब आप लोगों को बताना है ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान भी वही होगा और आंकिक मान भी वही होगा। एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, अब मैं पूछूं, इसका स्थानीय मान 7 होगा, आंकिक मान भी 7 होगा, जो लिखा है वही आंकिक मान होता है, इकाई में है तो 7 ही होगा। इसका देखें तो इसका 0 होगा, आंकिक मान तो 0 जो लिखा है वो आंकिक मान हो गया, और इसका स्थानीय मान भी क्या करते हैं उसको लिखते हैं, उसके बगल में 0 तो 0 ही आया। अब इसका देखें स्थानीय मान तो 3 दहाई 3 सैकड़ा में तो 300 होगा, और आंकिक मान देखें तो क्या होगा, केवल 3 होगा। तो देखो 3 के
स्थानीय मान आंकिक मान दोनों सेम है क्या? नहीं है। 3 का स्थानीय मान 300 है, जबकि आंकिक मान 3 है, तो दोनों में अंतर हो रहा है। अंतर हो रहा है। तो यहाँ क्या देखे, देखो शून्य का स्थानीय मान भी शून्य मिला और आंकिक मान भी शून्य मिला। ठीक, तो किसी जितने भी शून्य से लेकर 9 तक अंक हैं, ध्यान रखो शून्य ही एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान भी शून्य होता है और आंकिक मान भी शून्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? शून्य। तो ये चीज हमने सीखा इस प्रश्न में। अब कभी भी मान लो ये प्रश्न किसी भी तरह से पूछता है कि ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और आंकिक मान भी शून्य होता है, आंकिक मान भी वही रहता है, समान रहता है, बदलता नहीं है स्थान के आधार पर, तो केवल शून्य ही ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान चाहे किसी भी स्थान में रहे, उसका स्थानीय मान भी शून्य होता है और आंकिक मान भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारा प्रश्न। अंकों 3, 5, 0, 8, ये हमारे पास 4 अंक हैं से बनने वाली सबसे बड़ी सम, सबसे बड़ी सम, और उसके बाद लिखा है सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, ये सम विषम बनाना, सबसे छोटी सम विषम संख्या बनाना, सबसे बड़ी सम संख्या बनाना या सबसे छोटी सम संख्या विषम संख्या बनाना, इसके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। कैसे बनाते हैं ये देखना हो तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास लिख कर सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आपको वह वीडियो संख्या पद्धति से संबंधित है, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे बड़ी सम संख्या। तो हम जानते हैं जब भी बड़ी संख्या लिखते हैं तो जो भी दिया रहता है अंक, उसमें सबसे बड़े अंक को पहले लिखते हैं। लेकिन लिखा है देखो सबसे बड़ी सम संख्या लिखना है तो सम कम बनेगा, जिसके इकाई में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं सॉरी 4, 6, 8 ये रहेगा। 0, 0, 2 सॉरी 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक अंक रहेगा, तब क्या होता है? सम संख्या। तो इनमें देखो कोई भी जब छोटा बड़ा संख्या लिखते हैं तो छोटा अंक इस तरफ रहता है, जैसे ये है, तो इसको बड़ा संख्या लिखना है तो इस तरह लिखेंगे, बड़ा संख्या शुरू में बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा। तो बड़ा लिखना है तो सबसे छोटा क्या लिखना है? छोटे अंक को इधर, तो सबसे छोटा कौन है? 0 है, और 0 लिखने से सम भी बन गया क्योंकि इकाई में सम है। अब देखो बड़े को कहाँ लिखेंगे? यहाँ, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरह हो गया सबसे बड़ी सम संख्या। सम संख्या है, बड़ी संख्या लिखा है क्योंकि बड़ा अंक शुरू में है। सबसे छोटी विषम बनाना है तो छोटी बनाते हैं, तो छोटा अंक शुरू में लिखाता है, तो सबसे छोटा अंक कौन है? 0 है, लेकिन 0 को शुरू में नहीं लिखते तो उसको छोड़ दें, तो ये 3, अब ये शुरू में हो गया, अब 5, अब 8। लेकिन कह रहा है विषम संख्या, तो 8 अगर है तब तो सम संख्या है, तो क्या करेंगे? इसको अदला बदली कर दिए, तो 8 को इधर कर दिए, 5 इधर कर दिए, तो इस तरह हमको क्या मिल गया? सबसे छोटी विषम संख्या। अब लिखा है प्रश्न में योगफल करो, तो उसको जोड़ेंगे, कितना आता है? 0 और 5 जोड़े 5, 8, 3, 11, हासिल 1, 5, 1, 6, 8, 3, 11, इस तरह मिला हमें 11,615। यही क्या है? इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, चलिए अब अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में हमने क्या सीखा कि सबसे बड़ी सम संख्या या सबसे छोटी विषम संख्या बनाते समय जो भी अंक दिया है उससे बनाते समय क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, तो ये अवधारणा अगर पता है तो प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछे, हमें ये सबसे बड़ी सम या सबसे बड़ी विषम संख्या यानी संख्या बनाने की जो अवधारणा है वो आना चाहिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, 613 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? ये विभाज्यता के नियम से संबंधित है। विभाज्यता के नियम से संबंधित एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, अभी डाला नहीं हूं। तो विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम, विभाज्यता के नियम, तो 2 का विभाज्यता का नियम होता है जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, कोई भी संख्या लिखा हो, हमें केवल इकाई देखना है। ठीक, ये बताया था मैं और पिछला वीडियो में भी। तो जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 है वो 2 से विभाजित हो ही जाता है। अब देखो 3 के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए लिखा है 613 लिखा है,
तो हम इसमें कौन कौन सा अंक है उसको जोड़ते हैं। जैसे 6 है, 1 लिखा है और क्या लिखा है 3, इसको जोड़ेंगे 6 1 7 7 3 10, 6 और 7 3 10। क्या ये 10 3 के पहाड़ा में आता है, या कहें क्या ये 10 3 से विभाजित होगा? तो करके देखें, देखो 3 तिया 9, कितना बच गया 1। अगर एक कब भी एक को और 3 लोगों में बांटना है तो इसमें और कितना होता तो वास्तव में बांट सकते थे। दिमाग में सोचना है तो वास्तव में ये इसमें 2 और रहता, 2 और मिला देते तो ये 3 बन जाता। तो इसको फिर 3 लोगों में बांटते बनता ना। तो यही से जान डालेंगे, ये शेष फल में देखना है कि भाई इसमें कितना और जोड़ देते तो इतने लोगों को वो बांटते बन जाता। तो 2 और जोड़ेंगे। अब ये कैसे में जान सकते, देखो 3 भाजक है, अब 1 बचा, उसको इसमें घटा दो शेष को, तो 2 आया। मतलब इसमें 2 अगर और जोड़ देते इस संख्या में तो यह संख्या 3 से पूरी भाग चली जाती, या 3 से विभाजित हो जाती, या कह सकते हैं कि 3 आदमी को ये बराबर बांटते बन जाता, ये कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ सरलतम तरीके से कैसे जानेंगे, इसको हमने जोड़ दिए क्या 10। अब देखो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो अगर 12 होता, इसमें अगर ये इसके जगह में 5 रहता, इसके जगह में देखो 6 1 7 और 7 5 12, तो इसके जगह में अगर 5 रहता मतलब इसमें 2 और जोड़ देते तो वास्तव में पूरा भाग चला जाता। समझ आ गया? तो इस तरह से अंकों को जोड़ के देखेंगे। कब की स्थिति में? जब 3 से विभाजित हो ऐसा पूछे तब हम अंकों को जोड़ेंगे। वो 3 से भाग जाने के लिए कितना कम है बस उतना उसमें जोड़ देंगे, फिर वही क्या होगा उसका आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। कमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, कमेंट ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। और आगे हमसे जुड़े रहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।